मेरे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कल से आपके जो आपके एनुअल एग्जाम्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है रिवाइज करेंगे। और सारे टॉपिक यानी जो भी आपके 5 चैप्टर्स हैं, पांचों चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग आज डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। जैसे पहला चैप्टर आपका मोशन है, तो मोशन में बेसिक चीजें जानते हैं कि मोशन होता क्या है, रेस्ट क्या होता है। मोशन तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं ना, कोई भी बॉडी रखी हुई है, कोई भी वस्तु रखा हुआ है ना, और रखने के बाद अगर उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है तो क्या वो मोशन में हो सकता है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी जो पोजीशन है चेंज नहीं हो रही है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में बेटा पोजीशन नहीं चेंज होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं कि रेस्ट कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होगी तो मोशन, नहीं होगी तो रेस्ट होगी। ठीक, फिर इसी के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्केलर में आप पढ़ते हैं केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ठीक, जैसे पढ़ते हैं डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस को हम लोग दूरी कहते हैं। ठीक है, किसी भी पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होती है उसको डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, दो पॉइंट्स की यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब दोनों में ये बताओ बेटा कि कौन स्केलर होगा कौन वेक्टर होगा? कैसे पता चलेगा? क्योंकि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जैसे आपने 100 मीटर कह दिया, क्या कोई डायरेक्शन बताई गई? नहीं बताई गई। ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड कहा गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच की होती है। जो डिस्टेंस होती है दो पॉइंट्स के बीच की होती है, दो पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो दो पॉइंट जो होंगे उनकी तो डायरेक्शन फिक्स हो गई ना कि इनके बीच ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो गया। लेकिन जो आपका कौन सा, मतलब जो डिस्टेंस है उसमें केवल आपका क्या दिया गया बेटा? मैग्नीट्यूड दिया गया है। तो इसका मतलब कंफर्म है कि जो आपका डिस्टेंस होगा वो स्केलर होगा और डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? वेक्टर होगा। ऐसे ही और भी हम लोग चीजें को पढ़ते हैं। जैसे आप पढ़ते हो इसी में वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में भी आप पढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग पहले देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब कोई भी बॉडी क्या करती है? सेम टाइम में सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। ठीक है, व्हेन एनी बॉडी ट्रेवल सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई भी बॉडी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस को, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वो एक समान चाल होती है। क्या होती है? एक समान चाल होती है। बात को समझ गए? असमान चाल क्या होती है? इसी को परिवर्ती चाल भी कह सकते हैं। जब कोई वस्तु क्या होती है? समान समय अंतराल में समान दूरी को तय नहीं करती है तो असमान चाल होती है। क्या होती है बेटा? असमान चाल होती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं चाल के बारे में। चाल क्या होती है? चाल को हम लोग स्पीड कहते हैं। स्पीड इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक, कि किसी पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसको स्पीड कहते हैं। स्पीड का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। ठीक, ये पढ़ लेना। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? डिस्टेंस की मीटर होगी, टाइम की क्या होगी? सेकंड होगी। तो इसको मीटर पर क्या लिखोगे? सेकंड लिखोगे। क्या लिखोगे? मीटर पर सेकंड लिखेंगे। ठीक, चलिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, यूनिट लिख लोगे। टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक, यूनिफॉर्म स्पीड सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, नॉन यूनिफॉर्म सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ना ट्रेवल करे, है ना, डिस्टेंस करे। उसके बाद एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड में क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है बेटा? टोटल टाइम होता है। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टोटल टाइम होता है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसे ऐसे ही आप वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी भी आपने पढ़ा है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। यहां से भी यूनिट देखेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना। अब स्पीड और इसमें क्या होता है? जो वेलोसिटी होती है केवल जो है, क्या पॉजिटिव होता है? क्या केवल नेगेटिव होता है? क्या केवल जीरो होता है? ऐसा नहीं होता। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन स्पीड हमेशा जो
जो स्पीड होगी वो लगभग लगभग पॉजिटिव होती है ना, ठीक है। तो बात को समझ गए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो वेग होगा कैसा होगा, तो वेग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक। एक्सेलरेशन आपने पढ़ा है, एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन में आपने पढ़ा है एक्सेलरेशन इज इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। उसकी भी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो बात को समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद क्या बात करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा है, क्या देखा है कि आपने क्वेश्चंस ऑफ मोशन पढ़े हैं। क्वेश्चंस ऑफ मोशन आपके तीन होते हैं। पहला कौन सा होता है, v इज इक्वल टू होता है u प्लस at होता है। दूसरा जो होता है आपका वो होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। जो तीसरा होता है वो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो ये तीनों प्रूफ आपको कई बार कराए गए हैं, ठीक है, बार बार आपको मैंने प्रूफ कराया है, ठीक है। तो इन तीनों के प्रूफ आप तैयार कर लीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन का भी, सेकंड का भी और थर्ड का भी। जहां पे जो v होता है, v क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है। जो v होता है वो कैसी होती है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी होती है। जो a होता है वो एक्सेलरेशन होता है। जो t होता है वो टाइम होता है। जो s होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, s जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। s क्या होता है बेटा, वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। बात को समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए बात आगे करते हैं। अब आगे हम लोग क्या कहेंगे, इसमें प्रूफ आप कर लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं। तो पहले चैप्टर में लगभग लगभग यही चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब बात करते हैं सेकंड वाले चैप्टर में। सेकंड वाला जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आपको फोर्स के बारे में पता ही है। फोर्स के बाद आपको इनर्शिया के बारे में पता होना चाहिए। इनर्शिया क्या होता है कि कोई भी किसी भी बॉडी के जो पोजीशन चेंज होती है उसका जो अपोज करना ही क्या कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है ना। यानी किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन का विरोध करना ही क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। जो न्यूटन का गतिविधि पहला नियम होता है, न्यूटन जो फर्स्ट लॉ होता है, उसमें भी तो यही बताया जाता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो बात को हमारी समझ गए होंगे कि अगर when any body is rest then it tends to rest, when motion then it tends to motion, when we cannot apply any external force, ठीक है। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। जो न्यूटन का पहला नियम होता है उसको किस नाम से जानते हैं बेटा, और लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं, जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ भी आपने पढ़ा होगा। इसमें बताया जाता है किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स होता है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या दूसरा और इसी में पढ़ना है कि जो आपका f होता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात को समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये आपका सेकंड लॉ होता है। सेकंड लॉ के बेसिस पे से लॉ ऑफ मोमेंटम भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशली मोमेंटम के ही बारे में बात करता है, ठीक है। तो जो p होता है मोमेंटम होता है, और मोमेंटम भी आपको पता है, मोमेंटम p इज इक्वल टू mv होता है, मास इनटू क्या होता है, वेलोसिटी होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो आप कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। यहाँ से यूनिट आप निकाल सकते हैं। जो यूनिट होती है बेटा, यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा इसमें सेकंड वाले चैप्टर में। चलिए थर्ड चैप्टर में बात करते हैं। तो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में सबसे पहले आपको आना चाहिए न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है। क्या होता है बेटा, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ में आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि दो बॉडी है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास क्या है, m2 है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है स्मॉल r है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है स्मॉल r है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है क्या है, स्मॉल r है। f जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 के। जो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² होगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि दोनों बॉडी के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो दोनों जो बॉडी है इनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के क्या होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। उसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the gravitational force between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। अब आपने भी देखा दोनों को हम लोग मिला देते हैं। मिलाने के बाद आप देखते हैं तो यहाँ पे m1 m2 by r² ऐसा
और यहाँ से जो प्रोपोर्शनलिटी डालते हैं कैपिटल जी डालते हैं। जो कैपिटल जी होता है ये क्या होता है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। क्या होता है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे स्मॉल जी भी पढ़ते हैं, स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, कुत्ती त्वरण कहते हैं ना। जब कोई भी बॉडी अर्थ से क्या होती है, पृथ्वी तल पे स्वतंत्र रूप से गिरती है, तो उसका जो वेग होता है, उसकी जो वेलोसिटी होती है टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्टिन्यूअस क्या होती है, चेंज होती है। और अगर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो उसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। बात को समझ गए। अब स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई अर्थ है, ये मान लो अर्थ है, इसका मास m दिया है, यहाँ पे कोई बॉडी है स्मॉल m मास की। अगर यहाँ पे न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ लगाया जाए तो F इज इक्वल टू क्या होगा, G_m अपान क्या होगा, RE²। इस बॉडी का जो मास होगा वो F इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, mg होगा। दोनों को अगर हम लोग इक्वल कर दें तो mg इज इक्वल टू हो जाएगा G_m अपान RE² हो जाएगा, m से m कट जाएगा तो हो जाएगा G_m अपान RE² हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम मादी की जो अर्थ है उसका मास भी निकाल सकते हैं और डेंसिटी भी निकाल सकते हैं और कई सारी चीजें। यही फॉर्मूला आपको ये भी बताता है कि जी के वेरिएशन के जो अर्थ का शेप होता है उस पर क्या इफेक्ट डालता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि पोल पे सबसे ज्यादा होती है स्मॉल जी की वैल्यू, इक्वेटर पे सबसे कम होती है और अर्थ के सेंटर पे क्या होती है, जीरो होती है। तो ये फॉर्मूला ही इस बात को बताता है कि कहाँ पे कम होगा, अर्थ के सेंटर पे ज्यादा होगा, कि पोल पे ज्यादा होगा, कि इक्वेटर पे ज्यादा होगा। ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम लोग जान सकते हैं ना। तो जो स्मॉल जी होती है इसकी वैल्यू वैरी होती है, बदलती रहती है, लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। हर जगह पे कैपिटल जी की वैल्यू सेम होगी, लेकिन स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है बेटा वो परिवर्तित होती रहती है। जैसे हम लोग चंद्रमा पे अगर भार की बात करें तो पृथ्वी पे जितना भार होता है चंद्रमा पे उसका 1/6 भाग हो जाता है। कितना हो जाता है, 6। इसका मतलब घट जाता है। द्रव्यमान और भार आपने पढ़ाई है कि द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता, लेकिन जो भार होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। जो मास होता है वो चेंज नहीं होता, लेकिन वेट क्या होता है, चेंज होता है। क्यों? क्योंकि वेट जो W होता है, W इज इक्वल टू बेटा हम लोग क्या पढ़ते हैं, mg पढ़ते हैं। W इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, mg पढ़ते हैं। बात को समझ गए, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर इतना पढ़ लीजिएगा इसमें। इसके बाद हम लोग तीसरे चौथे चैप्टर में बात करते हैं वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में वर्क आपको पता है, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है वही वर्क कहलाता है ना। तो इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इस चैप्टर में सबसे जरूरी आपके लिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है और उसका जो प्रूफ है वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है, वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो उसके बाद बात करते हैं साउंड में। साउंड जो चैप्टर है, साउंड में जैसे आपको पता है मनुष्य के मस्तिष्क की जो ध्वनि संवेदना होती है वो कितनी होती है, 1/10 सेकंड होती है। मतलब इसका मतलब 0.1 सेकंड है। जो सुनने की क्षमता कब तक बनी रहती है, 1/10 सेकंड तक, मतलब 0.1 सेकंड तक। ठीक। और इसके बाद इसमें आप गतिज ऊर्जा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा आपका इसके पहले वाले चैप्टर में। ध्वनि में आप ये जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है, और एक और आपने रिलेशन पढ़ा है v इज इक्वल टू एन लैम्डा। जो v होता है वो वेव स्पीड होती है, जो n होता है फ्रीक्वेंसी होती है, जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, वेवलेंथ होता है। इस रिलेशन को भी आप प्रूफ कर लीजिएगा। तो इतना सारा चीज आप पढ़ लीजिएगा, पेपर आपका अच्छा होगा और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे। तो आपका जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू में फिजिक्स में 7 क्वेश्चन आएंगे। 7 क्वेश्चन में प्रयास करिएगा कि आपके एमसीक्यू गलत ना हो, क्योंकि एमसीक्यू अगर गलत होगा तो उसके सही होने का कोई भी चांस नहीं होता है। ठीक है, तो आप एमसीक्यू ना गलत करिएगा। थ्योरी भी आपकी जो भी आए आप एकदम बढ़िया अच्छे से सुव्यवस्थित लिखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।